हेलो, मैं डॉक्टर श्रीमती अलका मिश्रा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वैशाली नगर। एरिस्टोटल के दास प्रथा संबंधी विचारों के पार्ट 2 में हम देखेंगे अरस्तु ने दासों के लिए क्या नैतिक और मानवीय व्यवस्था की है, अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना और कॉन्क्लूजन। दास प्रथा के बारे में अरस्तु की नैतिक व मानवीय व्यवस्थाएं। अरस्तु के दास प्रथा सिद्धांत के कुछ मानवीय पक्ष है, जिसके कारण कि दासों के ऊपर होने वाले अत्याचार जो है या अन्याय जो है कुछ हद तक दूर किए जा सके, इसलिए अरस्तु ने कुछ मानवीय व्यवस्थाएं दी हैं। पहली बात, अरस्तु का कहना है दासों की संख्या सीमित होना चाहिए। वो दासों की संख्या में वृद्धि करने के स्थान पे, उसे बढ़ाने के स्थान पे दासों की संख्या को सीमित करना चाहता है, और वह यह भी निर्धारित करना चाहता है कि प्रत्येक स्वामी के पास में कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में दास होने चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने दासों की संख्या को बढ़ाने के स्थान पर उसे कम करने का तर्क दिया है। दूसरी बात है, अरस्तु कहते हैं स्वामी दासों से वही कार्य ले जिससे कि करने की क्षमता उसमें है। जो क्षमता प्रकृति ने दासों को दी है, स्वामी का यह कर्तव्य है कि दासों से उसी क्षमता के अनुसार उससे काम ले। तीसरा तर्क अरस्तु देते हैं कि दासता प्राकृतिक है। दासता प्राकृतिक है, अतः दासों के घर में, उनके परिवार में अगर कोई संतान विवेकवान होती है, बुद्धिमान होती है, तो उन्हें दासता से मुक्त रखना चाहिए। चौथा तर्क अरस्तु देते हैं कि स्वामी और दासों के बीच का जो संबंध है वह संबंध मधुर होना चाहिए। दोनों के बीच में प्रेम और मित्रता की भावना होनी चाहिए। अगला नैतिक और मानवीय तर्क या व्यवस्था अरस्तु देते हैं कि स्वामी को अपने दासों को यह वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें दासत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। अगली नैतिक और मानवीय व्यवस्था अरस्तु अपने दास सिद्धांत में बताते हैं कि स्वामी को दास के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार या क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगली नैतिक व्यवस्था देते हैं दास प्रथा में अरस्तु कि स्वामी को चाहिए कि वह दासों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दासों की जो भी आवश्यकता है, जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, जरूरी उन आवश्यकताओं को वह पूरा करे। और अगला नैतिक और मानवीय तर्क या मानवीय व्यवस्था अरस्तु दास प्रथा के सिद्धांत में बताते हैं कि समस्त दासों का अंतिम लक्ष्य दासता से मुक्ति होना चाहिए और इसके लिए उन्हें पूरा प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से अरस्तु ने अपने दास प्रथा के सिद्धांत में कुछ नैतिक और मानवीय व्यवस्था की है, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को कुछ हद तक होने वाली आलोचनाओं के शिकार से मुक्त करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना, कमियां या उसके दोष। सबसे पहली आलोचना की जाती है इस आधार पर कि समाज का दो वर्गों में विभाजन। अरस्तु ने व्यक्ति के गुण व योग्यता या फिर विवेक या विवेकहीनता के आधार पर समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक तो है शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग, या स्वामी या दास। इस संबंध में दास महोदय का कहना है अरस्तु में जो अनुकरणीय नहीं है वह है अरस्तु का कुल्हाड़ी से मानव जाति को दो भागों में बांट देना। इस प्रकार से अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन करके संपूर्ण मानव जाति को, मानव समाज को दो वर्गों में बांट दिया है। उनमें एक को स्वामी और दूसरे को दास बना दिया है। इस कारण उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कोई उचित मापदंड नहीं है। अरस्तु ने जो स्वामी
और दास के बीच अंतर किया है वह गुणों या अवगुण के आधार पर किया है, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं दिया है कि जिससे हम गुण या अवगुण को माप सके, या हम माप सके कि किस व्यक्ति में कितना विवेक है, किस व्यक्ति में विवेक नहीं है, किस में बुद्धि है और किस में बुद्धि नहीं है। ऐसा कोई मापदंड अरस्तु के पास में नहीं है जिससे कि हम माप सके कि किस में गुण है और किस में अवगुण है। कोई पैमाना उसके पास में नहीं है। इसके कारण उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा या उसके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सिद्धांत मानवीय गरिमा व समानता की अवहेलना करता है। आलोचकों का कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया है। यद्यपि मनुष्य के बीच में, मानव के बीच में कुशलता और बुद्धि को लेकर के अंतर हो सकता है, इसके बावजूद भी प्रकृति ने मानव को, सभी मनुष्य को एक समान बनाया है। लेकिन अरस्तु ने संपत्ति बता करके दासों को पशु की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए अरस्तु की आलोचना की जाती है कि उसने मनुष्य की गरिमा का अपमान किया है और समानता की अवहेलना की है। चौथी आलोचना इस बात पर की जाती है कि अरस्तु के अनेक विचारों में विरोधाभास है। जैसे अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक है, कि प्रकृति ने ही कुछ मनुष्य को शासन करने के लिए और कुछ मनुष्य को शासित होने के लिए बनाया है, कुछ को स्वामी बनाया है और कुछ को दास बनाया है। ये अरस्तु पहला तर्क करते हैं। फिर अरस्तु दूसरा तर्क यह देते हैं कि दास स्वामी के संपर्क में रह करके उसमें भी संयम, धैर्य और विवेक के गुण आ जाएंगे और धीरे धीरे वह दास के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। आलोचकों का कहना है कि जब प्रकृति ने ही स्वामी और दास बना दिया है तो उनके सानिध्य में रहकर, स्वामी के सानिध्य में रह करके कैसे उसको दासत्व से मुक्ति हो सकती है। और अगर दासत्व से मुक्ति ही दिलाना है तो फिर उसके अधीन क्यों रहे, उसको उचित वातावरण दे करके, स्वामी लोग उसका सहयोग करके उसे दासत्व से मुक्ति दे सकते हैं। इस प्रकार ये आलोचकों का कहना है। पांचवी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन करके स्वतंत्रता और समानता के मानवीय संबंधों पर चोट की है। अरस्तु ने दासों को बांध करके रख दिया है, उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है और समानता, मनुष्य और स्वामी और दास का अंतर करके मानवीय समानता का उसने अपमान किया है, मानवीय संबंधों पर उसने चोट की है। ये आलोचकों का कहना है। ये अरस्तु जैसे महान दार्शनिक को, महान तर्कशास्त्र के पंडित को शोभा नहीं देता कि उसने दास प्रथा का समर्थन किया है। छठवीं आलोचना इस आधार पर की जाती है कि दास प्रथा के समर्थन के माध्यम से उसने जातिगत मिथ्या अभिमान उसका दिखाई दे रहा है। अरस्तु के दास प्रथा के सिद्धांत में अरस्तु का जातिगत मिथ्या अभिमान दिखाई दे रहा है। कैसे कि अरस्तु ने बताया है कि दास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक दास और दूसरे होते हैं वैधानिक दास। प्राकृतिक दास जिसे कि प्रकृति ने ही बनाया है, स्वामी और दास का अंतर करके बुद्धि और बुद्धिहीन बनाकर, योग्य और अयोग्य बनाकर, विवेक और विवेक शून्य बनाकर, ये प्राकृतिक दास है। और जो वैधानिक दास है, युद्ध में जो राज्य पराजित हो जाते हैं वहां के लोगों के ऊपर जो बंदी बनाए गए हैं उन लोगों के ऊपर जीते हुए राज्य का अधिकार हो जाता, वो वैधानिक दास है। लेकिन अरस्तु ने एक तर्क यह भी दिया था इस समय कि यूनानी लोगों को युद्ध में हार जाने के बाद, बंदी बनाने के बाद भी उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उन्हें केवल शासन करने के लिए ही या स्वामी होने के लिए ही बनाया गया है। तो ये उसका यूनानी जाति के ऊपर मिथ्या अभिमान है, अपनी जाति के ऊपर उसका एक मिथ्या अभिमान है। फिर सातवां तर्क हम देखें, अरस्तु को हम एक वैज्ञानिक राजनीतिक मानते हैं,
लेकिन उसका ये दासता का सिद्धांत जिसमें उसने दास प्रथा का समर्थन किया है, उसके कारण वह अवैज्ञानिक दार्शनिकों की श्रेणी में आ जाता है। जैसे अरस्तु ने मनुष्य की तुलना, दास की तुलना एक पशु से की है, जो किसी भी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि वह वैज्ञानिक है या उसकी वैज्ञानिकता का यह घोतक है। वह पशु के समान दासों को मानता है, उसे एक संपत्ति मानता है और उसके ये विचार कभी भी वैज्ञानिक नहीं हो सकते। कटु आलोचनाओं का शिकार अरस्तु को यहाँ पे होना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का यह सिद्धांत, यद्यपि उसने अपने दास प्रथा के सिद्धांत में मानवीय व्यवस्था की है, नैतिक व्यवस्था की है, जिससे कि दासों के ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार या क्रूरता को कम किया जा सके और दासों को दासता से मुक्ति दिलाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी दास प्रथा का समर्थन करने के कारण अरस्तु का यह सिद्धांत पूर्णतः अर्थहीन, तर्कहीन, अनुचित, अनैतिक, अमानवीय और हम कहें कि यह अरस्तु जैसे राजनीति दर्शन के चंद्रमा के मस्तिष्क पर लगा हुआ एक दाग है, एक धब्बा है। इसके बावजूद भी पार्कर महोदय अरस्तु के संबंध, उसके इस दास प्रथा के सिद्धांत के संबंध में अपने विचार देते हुए कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दासता को एक नैतिक संस्था मानकर उसे अरस्तु ने उतना अधिक समर्थन दिया जितना उसे उस समय प्राप्त हो सकता था। इस प्रकार से चूंकि दास प्रथा उस समय की, उस वातावरण की एक अनिवार्य व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उसके ऊपर टिकी हुई थी। इसलिए तर्कशास्त्र, महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक और विद्वानों के गुरु अरस्तु का ध्यान उस ओर जाना और उसके विचारों पर दास्ता जैसे विचार का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए अरस्तु ने तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जितना सम्मान दास सिद्धांत को मिलना चाहिए था या दास प्रथा का होना चाहिए था, उतना समर्थन उसने दिया है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि आज दास प्रथा का स्वरूप बदल गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव को अपनी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए और उच्च कोटि के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है और ये समय उन्हें इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए 2500 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज अरस्तु के विचारों की उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी हुई है। हमने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए जिस संदर्भ ग्रंथों का इस्तेमाल किया उसके संबंध में थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। पहला है राजनीतिक चिंतन का इतिहास प्लेटो से बर्ग, पीडी पाठक। राजनीति विज्ञान डॉक्टर पुखराज जैन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जीवन मेहता और प्रमुख राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएं डॉक्टर ओम नाव।